अब अफसोस की मारी जा रही है अंकिता। अब फिर अंकिता का कत्ल चर्चाओं में है। अब फिर अंकिता का कत्ल चर्चाओं में है। टेलीविज़न अखबार की सुर्खियों में एक पहाड़ी लड़की का कत्ल लीड स्टोरी है। हम देंगे आपकी कलम को सर, उड़ान को पर, अंधेरे में पड़ी रचनाओं को आलोक, एक नया साहित्य लोक, कलमकार। नमस्कार, मैं हूं विमल सती। हेलो कुमाऊं आपके लिए लेकर आ रहा है कलमकार सीरीज। इस सीरीज में हम आपका परिचय कराएंगे क्षेत्र के कलमकारों से, रचनाकारों से, कवियों से और साहित्य से जुड़ी हुई प्रतिभाओं से, जिन्हें आज तक कोई मंच नहीं मिल पाया। ऐसी प्रतिभाओं को हम एक मंच देंगे, उन्हें आलोक में लाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे, आपसे परिचय कराएंगे उनकी रचनाओं से, उनकी कृतियों से। सबसे पहले हमारे साथ आज खास मेहमान हैं श्री दिनेश तिवारी जी। आप एक रचनाकार हैं और हिंदी की सारी ही विधाओं में आप लगातार कई वर्षों से लिखते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के यथार्थ के खुरदुरे धरातल में जब वो सृजनात्मक क्षमता के साथ जब शब्दों की धार मिलती है तो एक कविता गढ़ी जाती है, एक कविता जन्म लेती है। यह हृदय के तंतुओं का जब स्पंदन होता है और वो कल्पना के साथ जब मिल जाता है तो एक कविता जन्म लेती है। तो कविता हिंदी की एक पुरानी विधा है और साक्षात्कार एक बहुत नई विधा है। तो आज एक नई विधा के साथ हम पुरानी विधा पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री दिनेश तिवारी जी। हम उनसे आज बातचीत करेंगे उनकी रचनाओं के बारे में, उनके साहित्य के बारे में। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि मैंने देखा कि आपकी जो रचना धर्मिता है वो आपके लेखन कार्य में परिलक्षित होती है। जो आप लेखन कार्य करते हैं उसमें परिलक्षित होती है आपकी रचना धर्मिता। तो आपने ये लेखन कार्य जीवन में कब शुरू किया और किन किन विधा पे आपने लिखा? धन्यवाद विमल जी, और मैं हेलो माँ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लिखने का जो जहाँ तक सवाल है तो छात्र जीवन से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था, और गद्य में भी, पद्य में भी, और कई तरह की रचनाएं मैंने लिखी। और उसमें जब मैं छात्र जीवन में मैंने पहली बार उपन्यास लिखने की भी कोशिश की थी, और मैं सारा आकाश एक उपन्यास था, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो मैं उस समय मैंने छोटा सा उपन्यास था, हालांकि कभी प्रकाशित नहीं हो पाया, पर मैंने वो आज की वो बुक में किताब मेरे पास पड़ी हुई है, कॉपी में मैंने लिखा था। तो सारा वही उसी उपन्यास से प्रभावित होकर के मैंने एक लोकप्रिय कहानी, तो वहाँ के तत्कालीन जो नैनीताल जहाँ मैं पढ़ता था छात्र जीवन में, तो वहाँ भी एक मैगजीन निकलती थी, शायद आस्था नाम बोल रहा हूँ, तो वो उसमें वो मेरी कहानी प्रकाशित हुई। तो छात्र जीवन से ही लिखने का शौक़ रहा है, तो अलग अलग विधाओं में लिखा, छात्र जीवन से ही लिखा और आज तक भी मैं लिखता रहा। सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक जड़ता और सामाजिक जड़ता के खिलाफ कविताएं लिखी जाती रही हैं और आंदोलनों को भी कविताओं ने धार दी है। तो ऐसी कोई कविता जो आपने लिखी हो, जो किसी आंदोलन का हिस्सा रही हो या कहीं हुंकार भरी हो उस कविता ने आंदोलन में, क्योंकि आप आंदोलनों से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं? मेरी ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो मैंने समय समय पर अलग अलग जन आंदोलनों में कही हैं और गाई भी हैं। और चूँकि कई पहाड़ के कई प्रमुख आंदोलनों में हिस्सेदारी करने का अवसर मिला, तो हम लोग आंदोलनों के आगे की पंक्ति में रहते थे, तो गाते उन आंदोलनों में गाते हुए और आंदोलनों में वो गीत गाते हुए हम लोग निकलते थे, ताकि वो गीत प्रेरणा का काम भी करते थे और आंदोलन में भागीदारी करने वाले लोगों का उत्साह भी बढ़ते थे। इस दौर में मैंने एक कविता लिखी है जो ख़ास तौर से, चूँकि ये दौर महिलाओं का दौर है, बेटियों का दौर है और सामाजिक बदलाव भी हो रहा है, और धरती पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर के और महिलाओं के जो तमाम नारीवादी आंदोलन है या अस्मिताओं के प्रश्न पर एक तरह का रिवोल्यूशन भी भारत समाज के अंदर है। तो मैंने उसी से प्रभावित होकर के अपनी एक कविता लिखी है। पंखुड़ियाँ गुलाब की बड़ी हो गईं, पंखुड़ियाँ गुलाब की बड़ी हो गईं, बेटियाँ हक में माँ के खड़ी हो गईं। पंखुड़ियाँ गुलाब की बड़ी हो गईं, हक में माँ के, बेटियाँ हक में माँ के खड़ी हो गईं। हुई एक तकरार तो हंगामा हो गया, बेटियाँ आईं तो माँ भी तनकर खड़ी हो गई। बेटियाँ आईं तो माँ भी तनकर खड़ी हो गई। अब वक्त भी वो रहा नहीं और वो दौर भी नहीं, बारिश हुई जो शाम को तो दूब हरी हो गई। और वो दौर भी नहीं, अब वक्त भी वो रहा नहीं और वो दौर भी नहीं,
बारिश हुई जो शाम को तो दूब हरी हो गई। और इसी पे मैंने थोड़ा आगे लिखा है, चारों तरफ अब जलवे बेटियों के हैं, कोई भी हो मसला मुल्क में हक हकूक का, कोई भी हो मसला मुल्क में हक हकूक का, हाथों में अब परचम बेटियों के हैं। तो ये मैंने एक कविता इस दौर की मैं जो है महिलाओं को लेकर के लिखी है। और मैंने अभी जो अंकिता मर्डर केस हुआ है जो हमारे, तो उस पर मैंने तात्कालिक मेरी एक कविता जो मुझे ठीक लगी, तो उस कविता को भी मैं आपको सुना देता हूँ। अब की बार फिर मारी गई है अंकिता, अब की बार फिर मारी गई है अंकिता, कत्ल होती बेटियों की फहरिस्त में जुड़ गया है एक और नाम। अब की बार फिर मारी गई है अंकिता, कत्ल होती बेटियों की फहरिस्त में जुड़ गया है एक और नाम, अंकिता। अंकिता रोज ही तो मरती है या मार दी जाती है, अंकिता रोज ही तो मरती है या मार दी जाती है, कभी पहाड़ों में कभी मैदानों में, होने से पहले ही मिटा दी जाती है अंकिता, होने से पहले ही मिटा दी जाती है अंकिता। मुश्किल से नसीब होती है उसे माँ की कोख, मुश्किल से नसीब होती है उसे माँ की कोख, माँ की कोख में किलकारियाँ मारने को तरसती, माँ की कोख में किलकारियाँ मारने को तरसती रही है अंकिता। कभी गर्भ में, उससे भी पहले विचार में, फिर संस्कार में और फिर संसार में मार दी जाती है अंकिता। कभी गर्भ में, उससे भी पहले विचार में, फिर संस्कार में और फिर संसार में मार दी जाती है अंकिता। अब जबकि उड़न खटोले उड़ान भर रहे हैं 21वीं सदी की ओर, अब जबकि उड़न खटोले उड़ान भर रहे हैं 21वीं सदी की ओर, और आगाज हो रहा है महिलाओं की सदी का। नाम पर अस्मिताओं के महिलाओं की हो रहे हैं बड़े बड़े आयोजन, संवाद बहस तब अफसोस की मारी जा रही है अंकिता। और आगाज हो रहा है महिलाओं की सदी का, नाम पर अस्मिताओं के महिलाओं की हो रहे हैं बड़े बड़े आयोजन, संवाद बहस तब अफसोस की मारी जा रही है अंकिता। अब फिर अंकिता का कत्ल चर्चाओं में है, अब फिर अंकिता का कत्ल चर्चाओं में है। टेलीविज़न अखबार की सुर्खियों में एक पहाड़ी लड़की का कत्ल लीड स्टोरी है, टेलीविज़न अखबार की सुर्खियों में एक पहाड़ी लड़की का कत्ल लीड स्टोरी है। पर यह तो होता है, हर बार होता है, नाम अलग अलग हैं या कि हो सकते हैं, यह तो होता है, हर बार होता है, नाम अलग अलग हैं या कि हो सकते हैं, लेकिन रूप वह तो एक ही है ना, लेकिन रूप वह तो एक ही है ना। कहीं निर्भया तो कहीं अंकिता, कहीं बस में तो कहीं कार में, नभ जल थल कहीं भी, और अब नहर में, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं तंदूर में तो कहीं जिंदा जलती हुई अंकिता। अंकिता जब भी कोशिश करती है पहाड़ से उतरने की और तलाश करती है जिंदगी के लिए मैदान, बांध दी जाती है उसकी रफ्तार, काट दिए जाते हैं उसके पंख, कहीं खाप तो कहीं जाति तो कहीं मजहब, तैयार और तत्पर हैं उसे और उसकी दुनिया को डसने के लिए। काट दिए जाते हैं उसके पंख, कहीं खाप तो कहीं जाति तो कहीं मजहब, तैयार और तत्पर हैं उसे और उसकी दुनिया को डसने के लिए। पहाड़ों पर भी कहाँ और कब सुरक्षित है अंकिता, पहाड़ों पर भी कहाँ और कब सुरक्षित है अंकिता। उसकी उड़ान पर यहाँ भी पहरे हैं और वहाँ भी, उसकी उड़ान पर यहाँ भी पहरे हैं और वहाँ भी। उसका अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने का विचार स्वप्न ही है अभी भी। अब जो उसे कत्ल कर रहे हैं मैदानों में, अब जो उसे कत्ल कर रहे हैं मैदानों में, पहाड़ों पर भी तो बांध ही रहे हैं। अब पहाड़ों पर भी कहाँ निर्बाध बहती हैं नदियाँ, अब पहाड़ों पर भी कहाँ निर्बाध बहती हैं नदियाँ। अब की बार फिर कत्ल हुई है अंकिता, अपने उज्जवल सपनों के साथ एक नहर में मार दी गई अंकिता। ऐसा होता है और अक्सर होता है जब भी इनकार करती है अंकिता और कराती है बोध खुद का, अपनी अस्मिता का, अपनी चाहत का, दंडित होती है या कि पाती है मृत्यु दंड। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वह देह से जीवित हो, पर दिमाग मारा जा सकता है उसे किस्तों में और फिर धकेला जा सकता है उफनती नहर में।
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वह देर से जीवित हो, पर दिमाग मारा जा सकता है उसे किस्तों में और फिर धकेला जा सकता है उफनती नहर में, सूखी और निर्जीव गठरी की तरह। मारा जा सकता है उसे किस्तों में और फिर धकेला जा सकता है उफनती नहर में, सूखी और निर्जीव गठरी की तरह। अक्सर कहा जाता है कि कविता खाए बेगाहे लोगों का बौद्धिक विलास नहीं है। कविता हमेशा से ही विसंगतियों के खिलाफ, सामाजिक विद्रुपताओं के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह जो होता है उसके विद्रोह के रूप में खड़ी हुई है। और साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ता के खिलाफ लड़ने की शक्ति देती है। ऐसी कोई कविता आपकी जो आंदोलनों के दौरान रही हो, जो व्यवस्था के खिलाफ आपका एक विद्रोह जाहिर करती हो, ऐसी कोई कविता अपनी रचना सुनाइए। इसमें मैं मान के चलता हूँ कि कविता जो है स्वाभाविक प्रतिपक्ष है। जब कोई नहीं बोलता है सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ, तब लेखनी होती है। जब सब खामोश हो जाते हैं, चाहे भय से, चाहे लालच से, चाहे लोभ से, तब प्रतिरोध के रूप में कविता खड़ी रहती है। लेखन खड़ा रहता है, कवि खड़ा रहता है, रचनाकार खड़ा रहता है। तो ये मैं भी कई बार जब तमाम सारी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, लगता है कि समाज में खामोशी है और कोई भी लिखने और बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो इस तरह से कई बार मेरी रचनाओं में भी ये बात आई है। और अन्य तमाम सारे कवियों और लेखकों की तरह मैंने भी कोशिश की है कि मैं अपनी बात को प्रतिरोध के अपने स्वरों को मुखर करूं। अब चुप नहीं खूब बोलती हैं बेटियां, जमाने का सारा भेद खोलती हैं बेटियां। अब चुप नहीं खूब बोलती हैं बेटियां, जमाने का सारा भेद खोलती हैं बेटियां। वो जमाने हुए हवा जब कोनों में रहती थी बेटियां, वो जमाने हुए हवा जब कोनों में रहती थी बेटियां। हर वक्त धधकती है अब दुनिया में धोकनी, हर वक्त धधकती है अब दुनिया में धोकनी। कहीं खंजर तो कहीं तलवार हैं बेटियां, कहीं खंजर तो कहीं तलवार हैं बेटियां। वो कौन सी जगह है जहां नहीं छुपी, वो कौन सी जगह है जहां नहीं पहुंची हैं बेटियां। कहीं अंतरिक्ष तो कहीं महायान हैं बेटियां। सागर की गहराइयों में गोता लगाती हैं बेटियां, सीपी हैं कहीं। सागर की गहराइयों में गोता लगाती हैं बेटियां, सीपी हैं कहीं। सीपी हैं कहीं मोती तो कहीं चांद हैं बेटियां। कहीं पानी तो कहीं अमृत, कहीं अंगार हैं बेटियां। वो जमाने गुजर गए जब रोती थी बेटियां, पिटती थीं और मारी जाती थी बेटियां। पिटती थीं और मारी जाती थी बेटियां। अब चलता है जमाना भी बेटियों के हिसाब से, हाथ में कलम और मुंह में जुबान रखती हैं बेटियां। अब चलता है जमाना भी बेटियों के हिसाब से, हाथ में कलम और मुंह में जुबान रखती हैं बेटियां। इस धरती पर अब नई इबारत लिख रही हैं बेटियां, इस धरती पर अब नई इबारत लिख रही हैं बेटियां। और इस दुनिया की आधी हिस्सेदार हैं बेटियां। ये आज मैंने बेटी दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर लिखा। स्त्री चेतना पे और बेटियों की प्रगतिशीलता पे आपकी काफ़ी रचनाएं रही हैं और मैं समझता हूँ कि काफ़ी आपने पहले भी लिख चुके हैं, आप इस पर गद्य भी लिख चुके हैं। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि वर्तमान में ये बताइए, साहित्य और राजनीति के अंतर संबंधों पे आप बताइए कि क्या ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? आज़ादी के आप देखिए कि हमारे पूरे आज़ादी के पहले के दौर से भी देखें, हम हमेशा जो साहित्य है वो समाज का, कहते हैं कि समाज का दर्पण है। और कोई भी साहित्य अगर अपने समाज की उन प्रमुख समस्याएं, विशेषताओं को या अंतर्विरोधों को, उस समय के दुख और तकलीफ को, या उस समय के जो भी हमारे जो सामाजिक विषय होते हैं, अगर उनको कोई भी साहित्य या कविता अगर नहीं उठा पाती है तो वो कविता नहीं रहती, वो साहित्य नहीं रहता और वो कभी बहुत आगे तक जा भी नहीं पाता। हमारे इतिहास में जो भी कालजयी रचनाएं हुई हैं कि दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में और किसी भी भाषा में, तो वो वही कविताएं या वही साहित्य लेखन रहा है जिसने अपने समय के समय को, अपने समय की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझा और बहुत बेहतर तरीके से उसके अंतर्द्वंद को उकेर करके समाज के लोगों के सामने उस अंतर्द्वंद को लेकर के वो आया। तो कोई भी कालजयी रचना है तो मैं समझता हूँ कि अपने समय का प्रभाव हर रचना पर रहता है
और कोई भी रचना उससे निरपेक्ष नहीं रह सकती, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। तो हर बड़ी रचना, हर बड़ी कालजयी रचना पर उसके अपने समय के उथल पुथल, अंतर्द्वंद्वों का, राजनीतिक उहापोह का और राजनीतिक जो भी वहाँ विप्लव हुए, परिवर्तन हुए, तो उनकी वो साक्षी रही है, उनकी वो गवाह रही है और कई बार तो प्रतिनिधित्वकारी भूमिका में भी रही है। वो चाहे दुनिया के किसी कोने का भी किस्सा हो, कहानी हो, हिस्सा हो। आपकी इस बात पे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। वो राज्यसभा में भी रहे और एक बार जब लाल किले पर झंडा फहराने के लिए नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, जब वो चढ़ रहे थे सीढ़ियाँ, तो रामधारी सिंह दिनकर उनके पीछे चढ़ रहे थे। तो सीढ़ियों पर थोड़ा सा नेहरू जी लड़खड़ा गए चलने में और रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें सहारा दिया। तो जब उन्होंने उनसे धन्यवाद कहा, नेहरू जी ने रामधारी सिंह दिनकर से, तो दिनकर जी ने कहा, जो हमारे राष्ट्रकवि थे, उन्होंने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तो साहित्य ने उसे सहारा दिया है। तो एक बहुत बड़ी बात वो कह गए बातों में ही, तो साहित्य ने ही राजनीति को सहारा दिया है अगर आप देखें तो। हालांकि आज काफ़ी लोग तो केवल चाटुकारिता के लिए इस तरीके का साहित्य लिख रहे हैं, राज्यसभा में जाने के लिए, अन्य जगह पर अपना स्थान बनाने के लिए, लेकिन शुरुआत से ही साहित्य की एक बड़ी भूमिका रही है। आपका समकालीन ऐसा कौन सा कवि है या कौन सा लेखक है जो आपका पसंदीदा हो, प्रिय हो, या जिससे आपको अनुप्रेरणा मिलती हो? मैं लोक विधाओं में देखता हूँ, लोक साहित्य में देखता हूँ, तो हमारे समकालीन जो लिखने वाले थे या जो कवि थे, उनमें गिरीश तिवारी गिरधा का नाम बहुत आदर के साथ लेना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे समाज के अंतर्द्वंद को, हमारे समाज की परेशानियों को अपनी कविताओं में उकेरा, और केवल कविताओं में ही नहीं उकेरा बल्कि कई सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया। तो मैं बीरेन डंगवाल जी का भी बहुत आदर के साथ नाम लेना चाहूँगा कि उनकी कविताओं में पहाड़ और हमारे अपना जो समाज है और हमारी अपनी जो परेशानियाँ हैं और हमारे अपने दुख और कष्ट जो हैं उनकी कविताओं में भी प्रतिबिंबित हुए। मंगलेश डबराल हैं, जिन्होंने न केवल मतलब वो आंचलिक होते हुए भी उनकी रचनाएं विश्वव्यापी फलक और विश्वव्यापी विषय रखती हैं। अंतर्वस्तु में वो विषय पूरे विश्व के विषय हैं, मतलब आंचलिक होते हुए भी वो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय चरित्र रखती हैं, अंतर्राष्ट्रीय चरित्र रखती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन हमारे जो आंचलिक जो रचनाकार हुए हैं उनमें मंगलेश डबराल हैं, मंगलेश डबराल, बीरेन डंगवाल, गिरीश तिवारी गिरधा, और अपने यहाँ पर उपन्यासकारों में आप कहेंगे तो शैलेश मटियानी जी ने और शिवानी जी ने, और अभी हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जिसमें आपके हमारे शेखर जोशी जी के जो उपन्यास हैं, जो उनका कर्म है, रचना कर्म है, जो अलियागांव उनका और जो कुशी का घटवार, इन तमाम मनोहर सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में नाम लेना, उत्तराखंड के भी और दुनिया के भी प्रवासी भी हैं, तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित किया। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रगतिशील कवि साहित्यकार देश और दुनिया में हुए हैं, तो उनके लेखन का प्रभाव किसी न किसी रूप में हम पर पड़ा और वो प्रतिबिंबित होता है। क्योंकि और इवन मतलब मैं इस बात को भविष्य में आपकी क्या कोई ऐसी योजना है, कोई आपकी कृति प्रकाशित होने? अभी तो मुझे लगता है कि आपकी सारी ही रचनाएं आप प्रकाशित हैं, कहीं आपने उनको लिपिबद्ध करके कोई संग्रह के रूप में प्रकाशित नहीं कराया। तो भविष्य में कोई ऐसी योजना कि आप अपनी कोई कृति को साहित्य प्रेमियों के बीच लाने जा रहे हों, या ऐसी कोई योजना आपकी हो? ये योजना है। मैं अभी आपको कई नज़्में और कई गज़लें मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरी बहुत सारी मेरी जो नज़्में हैं और गज़लें हैं, जो ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह की विधा पर लिखी गई हैं, और उस पर कई उर्दू के तमाम महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो हैं उनका भी प्रभाव है। तो मैंने बहुत सारी नज़्में लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, तो मैं उनको संकलनबद्ध कर रहा हूँ कि ताकि वो कई लोगों का सुझाव भी है, वो लाइनें कई लोगों को पसंद आई हैं, और कभी मौका मिला तो मैं उनको ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। तो वो लाइनें मेरी बहुत अलग अलग तरह की हैं, रोमांटिक भी हैं, समसामयिक भी हैं, सामाजिक संदर्भ लिए हुए भी हैं, स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर्द्वंदों को लिए हुए भी हैं, प्रकृति और मनुष्य के बीच के रिश्तों को लेके भी वो लिखी गई हैं। तो प्रकृति के साथ जो एक अनन्य रिश्ता मनुष्य का है, उन रिश्तों को भी मैंने अपनी उन नज़मों में कोशिश की है कि उसका खाका खींचूँ। तो मैं भविष्य में कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब मैं संकल्पबद्ध करूँ। और एक अस्मिताओं पर, मुझे अस्मिता का प्रश्न विमल जी हमेशा प्रभावित करता है
तो आंचलिक अस्मिताओं के प्रश्न पर भी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि जो आंचलिक अस्मिताओं के हमारे यहाँ आंचलिक अस्मिताओं के सवाल को थोड़ा क्लासिकल तरीके से अभी तक समझा नहीं गया है और लिखा भी नहीं गया। आंचलिक आंदोलन भी उसको उस रूप में नहीं समझ पाए और नहीं लिख पाए हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आंचलिक अस्मिताओं के प्रश्न पर भी, कविता में भी और गद्य में भी और व्यंग में भी, मैं उन तीनों विधाओं पर काम कर रहा हूँ। और अगर आपका आशीर्वाद रहा और आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि मैं बहुत जल्दी इस काम को करूँगा और इसको आपके सहयोग से ही करूँगा, क्योंकि ये प्रेरणा मुझे आपसे मिली है। मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मेरे भीतर के लेखक को, कवि को, मेरे रचनाकार को पुनर्जीवन दिया है और मैं थोड़ा सा अपनी दुनिया से हट करके इस दुनिया में लौटा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से मैं इस काम को आपके सहयोग से पूरा करने में सफल होऊंगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने समय दिया हमें इस साक्षात्कार के लिए और हमें भी अवसर मिला कि अपने प्रश्नों के माध्यम से आपके मन और जीवन में हमें झांकने का अवसर मिला। हेलो कुमाऊँ ने पूरे क्षेत्र के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, जो भी आलोक में नहीं आए थे और शाह अंधेरे में थे, अपना कर्म मौन रूप से कर रहे थे, इस तरीके के साहित्यकारों को, इस तरीके के रचनाकार कलमकारों को लाने के लिए कलमकार एपिसोड शुरू किया है, जिसकी आज ये पहली कड़ी थी। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज ये पहली कड़ी थी जिसमें आप आमंत्रित थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या कहेंगे इसको शुरुआत के लिए। किस विमल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि इस कार्यक्रम का अगर ये टाइटल हो, स्लोगन हो कि अंधेरे से उजाले की ओर, और जो अंधेरे में पड़े हुए थे जो लोग, उनको आपने रोशनी में लाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं होंगी ज़रूर समाज में जिनको मंच नहीं मिल पाया, जो अपनी बात को कभी कहीं नहीं कह सके। तो बहुत सारे लोग अपने घरों में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कविताएं, बेहतरीन कविताएं लिखते हैं, पर वो कभी उनको मंच नहीं मिलता, कभी उनको प्रकाशन नहीं हो पाता, कभी उनको कोई पूछने और समझने वाला नहीं होता। तो वो अपने ही अंदर घुट घुट करके अपने भीतर के कवि को, लेखक को, व्यंगकार को, वो उनके भीतर ही दफन हो जाता है, मर जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल आपके द्वारा है, हेलो कुमाऊँ के द्वारा है कि आप ऐसी तमाम सारी प्रतिभाओं को जो जाने अनजाने अंधेरे में पड़ी हुई हैं, अलग अलग कारणों से पड़ी हुई हैं, आप उनको मंच प्रदान कर रहे हैं और उनको सामने लाने का काम कर रहे हैं। और ये काम यूरोप में हुआ है विमल जी, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी इसी तरह से और बेहतरीन जो साहित्य आया वो कई बार उन तमाम लोगों के माध्यम से आया जिन तक आप जैसे साहित्यकार, आप जैसे पत्रकार खोज के लाए। जो घरों में काम करने वाली महिलाएं थीं, बाई थी, जिसमें आपका अभी ये अंधेर पांच जो है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मेरे पास भी वो किताब पढ़ी हुई है उनकी, वो बेबी हालदार, वो घर में ऐसी झाड़ू बहारती थी जब उन्हीं के किताबों को पढ़ करके वो इतनी बड़ी उपन्यासकार बन गई और बहुत ही चर्चित उनके उपन्यास हमारे बीच में सामने आई। तो उपन्यास सामने आया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही साहसिक और बहुत ही प्रगतिशील आपका कदम है। और मैं जितना इसके लिए आपकी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। मैं आपका और हेलो कुमाऊँ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। और आप सफल हों अपने मकसद में और बहुत प्रतिभाएं इसी तरह से बाहर निकलें और देश और दुनिया में वो नाम रोशन करें। धन्यवाद। तो काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में आज इस एपिसोड के जरिए जानने का अवसर मिला, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रतिभाएं कहाँ और किस रूप में छिपी हैं। और आपकी इस प्रतिभा को भी, जो साहित्यिक प्रतिभा है, इसको हमारे दर्शकों ने आज जाना। और भविष्य में और भी इस कलमकार स्तंभ में हम इसी तरीके से साहित्यकारों को, कवि स्तंभकारों को, रचनाकारों को लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपसे। हम देंगे आपकी कलम को सर, उड़ान को पर, अंधेरे में पड़ी रचनाओं को आलोक, एक नया साहित्य लोक। कलमकार।